वेलकम बैक टू RSR हॉट टिक्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर करें। ये चैनल पूरा डेडिकेटेड है बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए जो भी स्टैटिक जीके सब इसमें करवाया गया। आप नहीं देखें तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और आप वहाँ से देखिए। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है, ये बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, वो भी ड्रीम डोज के द्वारा और सुजीत सर के द्वारा। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 टोटल कंप्लीट हो चुका। आप नहीं देखें तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से बारीकी से देख लीजिए। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है और हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन के देखेंगे और उससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देखते रहेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि जैसा ये चल रहा है हम लोग का, ठीक है, एक करंट अफेयर्स का भी चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर RSR करंट अफेयर्स चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस यहाँ पे रोज़ और डेली सुबह में 5 से 6 बजे के बीच में ये वीडियो अब अपलोड हो जाती है। तो किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है, वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का। तो आप जरूर देखिएगा। और बता दें, शुरू करने से ही बता दें कि इसे जैसा कि ज्ञान बिंदु के द्वारा हम जैसा बताएं कि पूरा ये यूट्यूब चैनल, ठीक है, पूरा डेडिकेटेड है बिहार दरोगा के लिए। किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए। तो बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा, जो बिट्टू झा सर के द्वारा जो बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, उसका फुल नोट डिटेल्स आपको यहाँ सब्जेक्टिव के तौर पे हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है 1 डे 1 चैप्टर, जिसमें से चैप्टर नंबर 50 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप नहीं देखें तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और टोटल एक लाइन से आप बारीकी से एक एक करके देख लीजिए। और किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जोड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा, ये अब म्यांमार के साथ भारत कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? तो ये 4 करता है। कौन? 4। कौन कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम करता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, से भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 1643। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो है पहला क्या है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है पश्चिमी घाट उत्तर दक्षिण की और अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। जी हाँ, ये भी सही है। उसके बाद पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे छोटी महेंद्रगिरी। जी नहीं, यही गलत है, ये वाला गलत है। तो कौन कौन सही है? तो सही हो जाएगा A नंबर, ठीक है, 1 और 2 सही। देखिए, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, ठीक है। क्या है? महेंद्रगिरी, जो कि यहाँ अन्नामुदी लिखा हुआ है, तो ये गलत है। उसके बाद जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुदी, ये उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो माजुली जो द्वीप है ये भारत की, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी है जो माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। माजुली को असम की, किसकी? असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और माजुली जोहारहाट जिले की उत्तरी भाग में है, ठीक है। अच्छा, माजुली द्वीप है ना, ये भारत का पहला द्वीप है, ठीक है, पहला द्वीप जिला है। यहाँ लगभग 144 गांव और करीब 1.6 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। इतना डाटा याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि यह कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
इस वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर बिहार के किस जिला से हैं? तो ये कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बिहार के समस्तीपुर जिला से। कहाँ से? समस्तीपुर जिला से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बी सही होगा। जो कर्पूरी ठाकुर है, इनका जन्म अगर देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश शासनकाल में समस्तीपुर जिले में पितौछिया गांव में हुआ था। अब इस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रख दिया गया। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं? तो मणिकरण, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये तो सही है। उसके बाद ये ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा ना, बी ही सही होगा। बिहार में अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लिए कौन सी संस्था चलाई गई? तो ये संस्था चलाई गई BSRTC। क्या चलाया गया? BSRTC। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, पर्यटक संसाधनों के व्यवसायीकरण के लिए वर्ष 1980 में, कब? 1980 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSRTC की स्थापना की गई। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो कह क्या रहा है? पहला ए, 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण किया गया। जी हाँ, ये तो सही है, किया गया। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो ये होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला बोला है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1080 सूक्त है। बिल्कुल, ये तो सही है। उसके बाद ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और प्रथम से 8वें और प्रथम तथा 8वें से लेकर 10वें तक के मंडल बाद के माने जाते हैं। तो जी हाँ, ये सही है। उसके बाद क्या है? शतपथ ब्राह्मण, ये आजुर्वेद का अर्थवेद का ब्रह्म ग्रंथ है। तो ये अर्थवेद का नहीं होगा, ये आजुर्वेद का होगा। तो ये तो गलत है। उसके बाद सामवेद की रचना चंपू शैली में हुआ। जी नहीं, सामवेद की रचना ये संगति शैली में हुआ। तो ये भी क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ 2। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। यही पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो तब हो जाता C गोपालाचारी। यहाँ पे क्या दिया है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। यही पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाता? तब हो जाता है ये C गोपालाचारी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगा। कब लगा? 29 जून 1968 को लगा। और भारत में अभी तक राष्ट्रपति शासन है ना, ये 8 बार लग चुका है। कितना बार? 8 बार। और 29 जून 1968 में जो राष्ट्रपति शासन लगा, ये कितने दिनों के लिए लगा था? ये 8 दिनों के लिए लगा था। और जिस समय ये राष्ट्रपति
शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद सिंह थे। कौन थे? नित्यानंद कानूगो थे। ठीक है, नित्यानंद कानूगो थे। और वहीं देखा जाए किसी मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री। कौन? भोला पासवान शास्त्री था। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस नदी से आया था? किस सदी में आया था? तो देखिए ये पूछा कौन सदी में आया था, तो ये 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। ठीक है, 1498। तो ये कौन सा सदी हो जाएगा? ये सदी हो जाएगा 15वीं सदी हो जाएगा। कौन सा सदी? 15वीं सदी हो जाएगा। देखिए पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा थे ना, ये समुद्र के रास्ते से भारत के कदम रखने वाले पहले पुर्तगाली थे। ठीक है, और ये 1498 में आए थे और यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज की। बहुत सारे बोलते हैं कि इसे भारत का खोज की, भारत का खोज नहीं की, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज की। और पुर्तगाली ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और गोवा पर पुर्तगालियों के कब्जे लगभग 450 साल तक रहा। ठीक है, फिर उसके बाद 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ और भारत ने गोवा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये स्वतंत्र कब हुआ? 1961 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो ये अंग्रेजों ने पंजाब पे जो कब्जा किया था ये 29 मार्च 1849 में। कब? 29 मार्च 1849 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब पर कब्जे के लिए अंग्रेजों ने दूसरा सिख युद्ध लड़ा था और यह युद्ध 1848 से 1849 के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और पंजाब के 5 प्रशासनिक प्रभाग थे, जैसे दिल्ली हो गया, जालंधर हो गया, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। भारत के विभाजन के बाद पंजाब को पूर्व पंजाब और पश्चिमी पंजाब में बांटा गया। पूर्वी पंजाब का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया और पश्चिमी पंजाब जो था ये भारत में शामिल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? तो तृतीय मैसूर युद्ध चला ना, ये 1790 से 1792 तक चला। देखिए प्रथम जो चला ना, ये 1767 से 1759 तक चला। 1767 से 67 से 69 तक प्रथम युद्ध चला, जिसमें क्या हुआ? हैदर अली जीत गया था। दूसरा का चला 1780 से 1784, जिसमें हैदर अली क्या हुआ? मर गया। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ 1790 से 1792, इसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान हारा गया। और जो चौथा और अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ 1794 में, इसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान मारा गया। क्या हुआ? टीपू सुल्तान मारा गया। इतना ध्यान रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि यह युद्ध का जो समाप्ति हुआ था ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम आपको बोले, ये एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है, मैसूर का जो युद्ध था वो किसके संधि से समाप्त हुआ था? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। इतना आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? तो ये एनी बेसेंट ने की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ने कब की थी? 1914 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अब धर्म सभा का संस्थापक कौन है? तो धर्म सभा का संस्थापक है ना, ये राधा कांत देव है। कौन है? राधा कांत देव। इसकी स्थापना 1830 में कलकत्ता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो राधा कांत देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक प्रयास का लक्ष्य
स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी घोषणा कब की? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया। कब किया? 1906 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने 1867 से 1868 में भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी का बुक का क्या नाम था? तो बुक का नाम आप याद रखिएगा, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। बुक का नाम क्या? प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ये किसके? दादा भाई नौरोजी का। अगला क्वेश्चन है व्हिच सेंटेंस इज कलेक्टरी स्पिरिट? तो ये हो जाएगा राम ईट ए मैंगो, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों लिखेंगे, ठीक है, 1 से 100 तक सभी अंक लिखेंगे तो 4 कितनी बार आएगा? तो 4 20 बार आएगा, ठीक है। कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। देखिए ये सूची ये गौतम बुद्ध से है, ठीक है। यहाँ पे गौतम बुद्ध का कब क्या हुआ लिखा हुआ और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए इस सिंपल सा है, जन्म जब हुआ था तो वो कमल और सांड था, तो इसका तो ये हो जाएगा, ठीक है। जब वो गिरी त्याग किए थे तो वो घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा से वो उसको पहुँचाने के लिए उनका जो सेवक था ना वो पहुँचाया था। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो पीपल के वृक्ष के पास हुआ, तो इसीलिए इसका चिन्ह पीपल का वृक्ष। और निर्वाण हो जाएगा पद चिन्ह, ठीक है। क्या हो जाएगा? पद चिन्ह। तो आइए अब ऑप्शन से देखते हैं। तो यहाँ 1 का 3 था, तो 1 का 4 न है। हाँ, जन्म जो हुआ वो कमल और सांड था, तो 1 का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1। हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। अच्छा, जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 5वें तीर्थंकर थे ये सुमित नाथ थे। कौन थे? सुमित नाथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या करा, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महावेद वाहन वंश से था, तो हाँ बिल्कुल ये तो सही है। उसके बाद दूसरा है खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये तो गलत है। खारवेल जो था ना ये बौद्ध नहीं, ये जैन धर्म का था। तो क्या पूछा था कौन सही है? तो केवल एक सही है। क्या हो जाएगा? केवल एक सही। चलिए अगला क्वेश्चन है हाइफी। क्या है हाइफी? क्या है? तो हाइफी जो है ना ईस्ट द्वारा उत्पादित होता नहीं, ये होगा अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाइफी या कवक तंतु अनेक बहुकोशिकीय कवकों द्वारा बने पतले सूत्र या तंतु होते हैं। हाइफी शब्द यूनानी भाषा में हाइफी से बना है और जिसका अर्थ होता है जाल। क्या होता है? जाल। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसकी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीत्या की संख्या को सीमित करता है? तो ये सीमित करता है अपूर्ण खाद्य आपूर्ति नहीं, प्रदूषित आयु नहीं, तो ये होगा उच्चतर पोषण रीत्या पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मटर के एक
शुद्ध लंबे पौधे, दोनों बड़ा टी का संकरण एक बौने पौधे छोटा टी से किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो देखिए ये 1.1 होगा। क्या होगा? 1.1। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं न्यूनतम है, ये तो गलत है। दूसरा है किसी जाति में सभी विभिन्नताएं, क्या है? किसी जाति में सभी विभिन्नताएं का उत्तरजीविता के समान अवसर होता है। हाँ ये होता है। तो ये कौन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? सही, यही सही है। और देखिए और है क्या? नहीं, यही सही है, क्योंकि वैसा ऑप्शन ही नहीं दिया है 1 और 2 या 2 और 3। ठीक है, वैसा रहता तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन फिर देखते। दूसरा ऑप्शन, जीवों के निम्नलिखित समूह में से किस में खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशोषित होता है? तो ये होता है खमीर, छत्रक, ब्रेड, फुफुंदी, जिसे मोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला कोशिका। अगला क्वेश्चन है एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन की सुझाव देते? तो कौन सा होता? तो इसका साइटोकाइनिन हो जाता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। साइटोकाइनिन है ना, ये पादप हार्मोन की एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है साइटोकाइनिन, जो पादप में मुख्यतः कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। और इस पादप कोशिका के नाम इसके कोशिका विभाजन से संबंधित होने के कारण ही रखा गया है, साइटी कोशिका एवं काइनिन। ठीक है, काइनिन मतलब विभाजन प्रेरक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है डीएनए और अगला क्वेश्चन है कौन से कोशिकांग के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो एकदम ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे परासरण ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? तो पहला है कोशिका भित्ति से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, तो ये तो होगा नहीं, उच्च सांद्रता से तो निम्न सांद्रता होगा नहीं। उसके बाद क्या है? पूर्णतः, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये पूर्णतः परागमय झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता की और तो ये भी नहीं होगा। जब ए बी सी नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ही होगा, किसे अर्ध परागमय झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है। कहाँ से? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की आएगा। ठीक है, ऊपर जो था वो निम्न से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी गोलाकार चमकदार चम्मच को समांतर क्या माना जा सकता है? तो इसे परवलयिक दर्पण माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? परवलयिक। ठीक है, थोड़ा टंग ट्विस्टर शब्द आ जाता है।
अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, ये तो सही है। उसके बाद न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं तो ये भी सही है। उसके बाद न्यूट्रॉन परमाणुक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, ये भी सही है। और तो ये गलत हो जाएगा कि न्यूट्रॉन परमाणुक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनिक प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोला? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला बोला कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा सही नहीं है? तो ये तो सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद यह निर्वात में गति कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये सही है। उसके बाद यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जी नहीं, यही गलत है। तो बोल रहा था कौन गलत है, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, ये जो स्थित रहता है, क्या रहता है, जो पराबैंगनिक, इस कथन का पराबैंगनिक प्रकाश है ना, अनुप्रस्थ तरंग, ये तरंग, क्योंकि पराबैंगनिक प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रकाश है। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद। क्या है? स्वच्छंद उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? से कौन सा सत्य है? थोड़ा एक्चुअली ये हो जाता है, ऊपर नीचे करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो कौन सा सत्य है? तो इसमें से हम लोग देखेंगे क्या, यह किसकी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। कौन सा सत्य है? तो ये तो गलत है। उसके बाद अगला देखेंगे, इसमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होती है। तो ये तो शायद सही, हाँ ये सही है। तीसरा में कह रहा है श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो ये भी गलत है। क्या है? गलत है। तो अभी फिलहाल केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि के नाम, इधर दिया हुआ है झूम कृषि के नाम और इधर दिया हुआ है राज। इसमें बोला कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो ये है बेवर या दहिया, ये झारखंड में, ये तो सही है। उसके बाद कुमान उड़ीसा, ये भी सही है। कुमारी कुरवा तो हिमाचल प्रदेश में सही है। ये कुमारी पूर्वी घाट में नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा कौन गलत है? तो केवल
3 नंबर गलत है। क्या गलत है? केवल 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। और ये राज्यपाल कौन सा आर्टिकल में? 153 में, 153। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो अभी जो जोड़ा गया है ये क्या कहते हैं? 8वीं अनुसूची में जो 2003 में, ठीक है, ये 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इसमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संथाली। संथाली के अलावा और कौन कौन भाषा जोड़ा गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। और असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ये सब भाषा है। ठीक है। और ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 और 351 भारत में राजभाषा से जुड़े हैं। ठीक है। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में है ये दिवालियापन। क्या है? दिवालियापन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, समवर्ती सूची को तीसरी या 7वीं सूची के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह सूची संविधान का 7वीं अनुसूची में दी गई है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून इस पर बना सकता है, वो होगा समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची में ये दिवालियापन के अलावा और भी शब्द है, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, कारखाना, शिक्षा, वन, ये सब जो है ना, ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम या घटते क्रम बताइए। ठीक है। तो सदस्य, तो अगर इसमें देखा जाए, एक मिनट, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना है? 18 सीट है। ठीक है। गुजरात में 11 सीट है और महाराष्ट्र में 19 सीट है और वही राजस्थान में 10 सीट है। ठीक है। तो ये होगा, पहले 3 होगा क्योंकि 19 से ज़्यादा है, उसके बाद 1 होगा तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, तो ये जिला पंचायत नहीं है। कौन नहीं है? जिला पंचायत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है ना, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है जिला पंचायत का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था कांडला पोर्ट में। कहाँ किया गया था? कांडला पोर्ट में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अब भी 1965 में एशिया का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला स्थापित था और इसका वर्तमान में नाम दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो केंद्रीकृत नियोजन सब प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था? जी नहीं, ये अमेरिका में नहीं, ये सोवियत संघ में अपनाया गया था। तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा का है 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान
के सूत्रधार सर आदेशी दलाल थे। तो हाँ ये तो थे, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा का 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई थी। जी नहीं, गलत। तो बोला कौन सही, तो केवल 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1969 में 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो ये थे L.K. झा। कौन थे? L.K. झा। अच्छा, और आपको ये ध्यान में रखना है 1969 ये 1969 में इसरो का भी स्थापना हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्य बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करता है, तो क्या कहलाता है? तो यह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हरित क्रांति से है। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो देखिए यहाँ शब्द पूछ रहा है, तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम गॉन्ड किया था। कौन किया था? विलियम गॉन्ड। अच्छा, याद रखेंगे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। क्या है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ये जनक है। ये कहाँ के? हरित क्रांति के संयुक्त राज्य अमेरिका के जनक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएगा? M.S. स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा? M.S. स्वामीनाथन। क्या बोले? फिर से सुनिएगा। हरित क्रांति का शब्द पूछेगा, ठीक है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो ये है विलियम गॉड है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा क्या किसी हरित क्रांति के जनक अमेरिका में कौन था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। वही पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो M.S. स्वामीनाथन। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है ये 6 अप्रैल 1948 को। कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को। और याद रखेंगे कि औद्योगिकी मंत्री इस समय कौन थे? श्यामा प्रसाद। औद्योगिकी मंत्री 1948 के समय कौन थे? तो श्यामा प्रसाद। अच्छा, अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो दुर्गापुर ये ब्रिटेन के सहयोग से हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। ब्रिटेन के सहयोग से ये स्थापित हुआ, ठीक है। 1569 होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे, ये जो विद्युत है दुर्गा विद्युत संयंत्र किस देश से किया गया? तो ये ब्रिटेन से किया, लेकिन इसकी स्थापना जो है ना ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो सेशन था 1956 से 1961 था, ठीक है। और ये जो चला है, ठीक है ना, इसके तहत ये चला था, ठीक है। उसके बाद इसमें और चीज़ याद रखेंगे, से भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, इस्पात संयंत्र की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया गया था। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपेनवेक को दिया गया, वह किस देश के थे? ये किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद फसल में उगाई जाती है? तो जायद फसल में ना ये हो जाएगा मूंग और उड़द। क्या है? उड़द। क्या है? मूंग और उड़द। अच्छा, याद रखेंगे तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, करेला और लौकी और भिंडी, ये सब जायद फसल में आता है, ठीक है। जायद फसल रोपा कब जाता है? तो ये मार्च अप्रैल में रोपा जाता है और जून में काटा जाता है, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु में कुछ ज़्यादा पानी वाले इलाके में और बंगाल और केरल में जायद फसल का तौर
तौर पर धान भी बोया जाता है, ठीक है। तो ये जायद फसल सबसे ज़्यादा उधर ही देखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। इसमें कह रहा है क्या किसी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत ढूंढना है, तो इसमें बोल रहा है पहला है कि इससे मखाना उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पे, बिल्कुल सही बात है। मखाना उत्पादन बिहार देश में पहले स्थान पे है, ठीक है। उसके बाद पूरे देश के कुल मखाना उत्पादन 60% बिहार करता है, जी नहीं। 60% कैसे, देखिए दोनों मैच ही नहीं कर रहा है, क्या है, दोनों मैच ही नहीं कर रहा है। मखाना बोल रहा है, जब ऊपर वाला सही तो नीचे वाला तो ऑटोमेटिक गलत होगा। कि मखाना उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पे, तो निश्चित इससे ज़्यादा यही करेगा। तो 60% है, ये 90% है। कितना है, 90% उत्पादन करता है। तो बोला कौन गलत है, तो केवल 2 गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तैरने वाले पौधे को कौन सा उत्तक भाग है। तो ये पैरेनकाइमा का एक भाग होता है। एरेनकाइमा के कारण ही क्या होता है, ये पेड़ पौधा तैरता है। तो ये हो जाएगा पैरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था। तो कृषक का नेतृत्व जो किया था ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। कौन किया था, स्वामी विद्यानंद। हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को, कब, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत की गई थी, जिसका नेतृत्व बिहार में ब्रज किशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद और मजहुल हक आदि ने किया था। लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको जानकारी मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ। तब बिहार का जो चेरो विद्रोह हुआ ना, ये 1800 ईस्वी में हुआ था। कब, 1800 में। और इसका नेतृत्व कौन किया था, भूखन सिंह जमींदार। कौन किया था, भूखन सिंह जमींदार। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया। तो ये चंपारण में दिया। कब, 1917 में। कहाँ दिया, चंपारण में। अगला क्वेश्चन दिन एवं रात होने का कारण क्या है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्या होगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा बुध। कौन हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन है। तो ये बुध कैसे होगा, एक सेकेंड। देखिए इसका आंसर मेरे ख्याल से ये शुक्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुक्र। क्योंकि अब मान लीजिए जैसे ये सूर्य है, क्या है, सूर्य। सूर्य के बाद कौन आता है, बुध। बुध के बाद आएगा शुक्र। शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आएगा मंगल। मंगल के बाद आएगा बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद शनि। और शनि के बाद आएगा अरुण और वरुण आएगा। क्या आएगा, अरुण और वरुण आएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम भी बोल रहा है, तो ये शुक्र होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी निम्नलिखित सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम को चुनिए। इधर देश दिया हुआ और इधर पर्वत दिया हुआ। क्या दिया हुआ, इधर देश और पर्वत दिया। तो स्पेन और फ्रांस, ये हो जाएगा पिरेनीज। क्या हो जाएगा, पिरेनीज। तो 1 का 3 मिलाइए, 1 का 3 दोनों में है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, ये आल्प्स में हो जाएगा। कहाँ, स्विट्जरलैंड आल्प्स में, यानी कि 2 का 1। उसके बाद बुल्गारिया, ये बाल्कन में हो जाएगा। बुल्गारिया ये बाल्कन में हो जाएगा। और इटली
ये हो जाएगा एपेनाइजिस। तो इसका हो जाएगा 3142, 3142 ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो ये गोपालगंज में किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपालगंज। अच्छा, सबसे ज़्यादा गोपालगंज कितना? 1015। और सबसे कम मुंगेर कितना? तो 879, 879। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 21वां आसियान इंडिया समिट कहाँ हुआ? तो ये हुआ है हनोई में। कहाँ? हनोई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है घुमूरा नृत्य किस राज्य में? देखिए, ये घुमूरा है, एक होता है घमूरा। क्या है? घूमर, भले सॉरी घूमर। क्या है? एक होता है घूमर, एक है घमूरा। तो घमूरा कहेगा तो ये घमूरा कहेगा तो ये उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। यही अगर घूमर कहे तो ये हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये बैडमिंटन में जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है ना ए हो जाएगा, बैडमिंटन में जीता। अगला क्वेश्चन हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ? तो ये फ्रांस के साथ। देखिए, ये सब ना स्टैटिक जीके वाला पार्ट देखिए ना, ये सब हम करवाए हुए हैं उसमें। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस संगठन ने गिरध गणना 2024 पहल शुरू की? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध को रोकथाम प्रयास के तहत शुरू किए गए समन्वयन प्लेटफॉर्म का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह साइबर सुरक्षा पेशेवर के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? नहीं, ये तो गलत है। यह साइबर अपराध डेटा संग्रह और साझाकार के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। कौन? पश्चिम बंगाल ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहे कोनयाक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? कोनयाक। तो कोनयाक है ना, कोनयाक जनजाति याद रखिए। तो ये नागालैंड। ये सब हम स्टैटिक जी किस करवाएं? कोना, यानी कि कोना में घुस जाएगा क्या? नाग। तो नागालैंड। उसके बाद क्या है? हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबावा टायरनेसिस और ग्लोबा जानकिया क्या है? तो ये एक अदरक परिवार के पौधे की नई जनजाति है। अदरक परिवार की एक नई प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, जो स्टैटिक जीके वाला है ना सीरीज, वो आप लोग एक बार जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है ट्रिक से, तो एक बार तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इलाहाबाद नहीं होगा। उसके बाद राजगीर, नालंदा, वाराणसी और रांची, इसमें रांची वाला नहीं होगा। उसके बाद श्रावस्ती, वैशाली, बोध गया और नालंदा, यही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है एशिया का सबसे इथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जाए? तो ये अपना जमुई जिला में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा? सी। अभेद क्या है? तो अभेद है ना, ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्या कहते हैं, ये रीजनिंग है। ठीक है, ये आप इसी में से ढूंढ के बना सकते हैं। जैसे CAMP को 6217 लिखा गया है और FIRE को 8954 लिखा गया। तो इसमें PREFACE को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, इसमें FIRE में F लिखा हुआ है, F को क्या लिखा हुआ है? 8। तो देख F को क्या लिखा गया है? इसको इतना लिखा गया है FIRE। तो
अच्छा एफ की इसमें देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, क्या है 7, क्या है 7 है। तो इसका हो जाएगा 754, क्या हो जाएगा 7548264। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा कथन क्या है सही है। तो पहला बोला कि भारत में 24 अक्टूबर को तिथि को प्रतिवर्ष पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी नहीं, ये अक्टूबर में नहीं, ये अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये तो ऐसी गलती अप्रैल में। दूसरा का क्या है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम में पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 18 नहीं 21 वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्या है राज्यों को पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का अनिवार्य व्यवस्था निश्चित की गई। जी नहीं, ये गलत है। तो कौन सही है, तो केवल 2 नंबर सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है ना सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 2। अच्छा अगला क्वेश्चन है आपातकालीन संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत है। तो देखिए ये आपातकालीन है ना, ये भाग 18 में है। और आपातकालीन जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। और इसको कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये आर्टिकल 392 यानी कि 352 में रखा गया है। तो इतना ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है संविधान का कौन सा भाग कहाँ से लिया गया। अगला क्वेश्चन MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिंपल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी के तट पर स्थित है, तो ये मैटूर बंध। कहाँ है, मैटूर बंध, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसका सी आंसर होगा। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधा का सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई, तो ये नाबार्ड की स्थापना की गई। किसकी, नाबार्ड की। अगला क्वेश्चन समुद्र लक्ष्मण 2024 में नौसैनिक के नाम से किन 2 देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हो, तो ये भारत और इंडोनेशिया। एकदम सिंपल। देखिए स्टैटिक जीके वाला पार्ट आप जरूर देखिए, इसमें क्या रहा है लक्ष्मण हमेशा किसके साथ रहते थे, सिया जी के साथ, तो इंडोनेशिया। अगला है होपमैन कप का संबंध किस खेल से, तो होपमैन कप का संबंध ये टेनिस से, किससे, टेनिस से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है R21, क्या है R21, कह रहा है कि R21 जो है R21 टीका जिसे हाल ही में विकसित किया गया का इसका संबंध किससे है, तो ये मलेरिया से। किससे, मलेरिया से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किससे, मलेरिया से। अच्छा मलेरिया से याद रखेंगे क्या, किसी मलेरिया के टीका के लिए और भी कुछ जुड़ा गया, जैसे R21 मैट्रिक्स M, ये सब किसका है, मलेरिया का नया टीका है, ठीक है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब इनो लवण को जल में डाला जाता है और बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है, CO2 गैस। सिंपल, क्या है, CO2 गैस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है, तो ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कौन है, फोटोन नहीं है। तो इसका डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन मूल तत्व है, मूल तत्व हीरा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब है पोटेशियम का सांकेतिक संकेत क्या है। देखिए ये बड़ी फंसाने वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। पोटेशियम का अधिकतर आदमी इसमें पी मारेगा या PB या PT, लेकिन इसका ना के है, क्या है, कि सांकेतिक शब्द जो है ना उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन करते हैं, उसको क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन करते हैं। क्या करते हैं,
पातन कहते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। बल का मात्रक क्या है? बल, तो ये न्यूटन नहीं कहते, जेका पास बल है एकदम टन टन बोल लेता है, तो टन, न्यूटन। अगला क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है, कैसी होती है? हवा चलते रहता है तो गति में है, तो गतिज ऊर्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? देखिए स्टैटिक जी केवल आप निश्चित हम बता रहे हैं, आप उसको एक बार जरूर कर लीजिएगा, हम उसमें याद करवाएं सदिश। जो सदिश क्या है? सबसे पहले जो है, जो व से स्टार्ट होगा ना, वो क्या होगा? सदिश। लेकिन कुछ ऐसा बताए थे DDVA, यानी कि विभव, विभवांतर, विस्थापन, ये क्या है? ये सब सदिश है। तो उसी तरह से इसमें ये दिया हुआ विस्थापन, ये विस्थापन क्या है? सदिश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है। इसका ए आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मास मिसाइल की पहली निर्यात भारत के किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया गया? तो ये किया गया अभी फिलीपींस में किया गया। कहाँ? फिलीपींस में। तो इसका सी आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार 2024 में विश्व का सर्वाधिक धनी आदमी कौन है? तो ये एलन मार्क्स है। कौन है? एलन मार्क्स। अच्छा, एलन मार्क्स है ना, आप ये चीज़ याद रखिएगा कि एलन मार्क्स है ना, ये तो सबसे अमीर आदमी है ही, लेकिन ये टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO है। ये याद रखिए, क्योंकि ये पूछ सकता है। किसके? टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे ये प्रदान किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के बाद कितने रुपए का ये सिक्का जारी किया? देखिए 90 वर्ष पूरा हुआ है ना, तो ये 90 रुपया का ही सिक्का जारी किया है। डी गुकेश कुमार का संबंध किस खेल से है? आप लोग भली भांति जानते हैं, डी गुकेश कुमार शतरंज से। ऑपरेशन करुणा, देखिए स्टैटिक जी के हम बार बार बोल रहे हैं, स्टैटिक जी के वाला सीरीज आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। करुणा कौन? म्यांमार होगा। ठीक है, करुणा म्यांमार। अगला है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि है, क्या है? ठीक है, तो ये 20% हानि होगा। कितना होगा? 20%। कैसे से? देखिए ये जो है ना, 20 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा? 5 बटा 25 गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि लाभ या हानि ऊपर लिखाता है। ठीक है, प्रतिशत निकालने का एक फार्मूला है, लाभ या हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो 5 से इसको काट देंगे, यानी तो इसको ऐसे काट देंगे, 25 चौका 100, 4 बार में आप 5 चौका 20% हानि। ठीक है। UCC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए UCC जो है ना, इसको सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। ये आर्टिकल 44 में, और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अब उत्तराखंड राज्य, कौन? उत्तराखंड राज्य UCC लागू किया। UCC कौन सा आर्टिकल में है? 44 में। उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य ये लागू करने जा रहा है? तो ये गुजरात करने जा रहा है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, UCC, ठीक है, UCC गोवा में भी है, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले है। ठीक है, देश आज़ाद होने से पहले, यानी कि 1947 से पहले UCC गोवा में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाते हैं? तो ये 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल को। और श्री गणेश का विलोम क्या होगा? E3श्री। क्या है? E3श्री। एकदम सिंपल, देखिए यहाँ शुरू में श्री लिखा हुआ है ना, इसका उल्टा बोल रहा है, तो श्री को लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कल मिलेंगे अगले चैप्टर की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।